पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि इंटीजर वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, या किसी भी और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होगा। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी चर्चा की फॉर्मेट स्पेसिफायर की, परसेंटेज डी की, और पिछले लेक्चर में हमने उसका एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम उसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और इंटीजर वेरिएबल्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, और उसके कुछ और अलग अलग पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं और अलग अलग एग्जांपल्स के ज़रिए हम अलग अलग पहलुओं पर एक बार नज़र डालते हैं, रोशनी डालते हैं दोस्तों। तो यहाँ बोर्ड पर अभी इस वक्त मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि हमने कुछ और तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक और तरीका हमने देखा कि अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करेंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग बोर्ड पर अपनी नज़रें डालें। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखा था। आज हम देख रहे हैं कि अगर हमको एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तब हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो मान लीजिए हम चाहते थे कि 3 इंटीजर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करें, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए 3 इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं कि पहले तो हम लिखेंगे इंट। इंट हमारा कीवर्ड हो गया जो बताता है कि हम डेटा टाइप इंटीजर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, फिर कॉमा, फिर दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया b, फिर कॉमा, फिर c और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ हमने एक ही लाइन में दोस्तों 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और उनको हमने सेपरेट कर दिया कॉमा से। तो इस तरह से आप चाहें तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उनका टाइप सेम है तो आप आगे डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्पेस, फिर जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें उनको आप डिक्लेयर करते जाएं, कॉमा के साथ सेपरेट करते जाएं, और जो भी आप उनका नाम देना चाहें आप यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर दोस्तों 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए और तीनों का टाइप है इंटीजर, यानी कि 3 वेरिएबल्स मेमोरी में बन जाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से इनको इमेजिन कर लेते हैं। एक्चुअल में मेमोरी में ये वेरिएबल्स कैसे बनेंगे इस पर भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए ए, बी और सी, और मेमोरी में इन तीनों वेरिएबल्स का जन्म हो जाएगा। इनकी मेमोरी में साइज़ कितनी होगी, मेमोरी में किस तरह से स्टोर होंगे, इन सारे पहलुओं पर धीरे धीरे हम इन रात से आने वाले लेक्चर्स में पर्दा उठाएंगे। तो देखिए 3 वेरिएबल हो गए ए, बी, सी। अब यहाँ पर अगली लाइन के अंदर हमने वेरिएबल ए को इनिशलाइज कर दिया। वेरिएबल ए के अंदर हमने एक वैल्यू इनिशलाइज कर दी जो कि है 10। तो वेरिएबल ए में आ जाएगा 10। फिर वेरिएबल बी के अंदर हमने असाइन कर दिया 20। तो दोस्तों हमने जैसा कि बात की थी असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो भी वैल्यू इसके राइट में होती है उसको ये लेफ्ट में असाइन कर देता है। जैसे यहाँ पर 10 को असाइन कर दिया गया ए के अंदर, उसी तरह यहाँ 20 को असाइन कर दिया जाएगा बी के अंदर, फिर 30 को असाइन कर दिया जाएगा सी के अंदर, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी 20 और सी की वैल्यू हो जाएगी 30। फिर उसके बाद CLR SCR, इससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं, स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर प्रिंट एफ। अब इस प्रिंट एफ पर आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। तो ये प्रिंट एफ किस तरह से हमें आउटपुट दिखाएगा उस पर हम अब एक नज़र डालते हैं। मान लीजिए ये हमारी है आउटपुट स्क्रीन। अब देखिए प्रिंट एफ पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमने लगाया हुआ है /n। तो /n हमें आउटपुट स्क्रीन में एक लाइन नीचे ले आएगा। फिर हमने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू %d। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू। तो दोस्तों ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात है वो तो वैसी की वैसी ही प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू तो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा।
फिर उसके बाद हमने लगाया हुआ है परसेंटेज डी। तो परसेंट डी दोस्तों इंटीजर्स के लिए होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर्स के लिए ये होता है प्लेस होल्डर, यानी कि ये जगह को रोक कर रखेगा। तो ये परसेंट डी किसी इंटीजर की जगह को रोक के रखेगा, चाहे वो इंटीजर कोई वेरिएबल हो या चाहे कोई कांस्टेंट हो। तो किस इंटीजर की जगह को ये रोक कर रखेगा, तो इस ये जानने के लिए प्रिंटफ कहाँ आएगा, इस डबल कोट्स के बाहर, इस कोमा के बाद। तो सबसे पहला परसेंट डी दोस्तों ये है, और सबसे पहला जो इंटीजर वेरिएबल हमने लिखा है कोमा के बाद वो ए है। तो ये परसेंट डी ए की जगह को रोक कर रखेगा यहाँ पर। तो इस परसेंट डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा 10, यानी कि ए की वैल्यू। फिर हमने लगाया हुआ है कॉमा, जो कि वैसा का वैसा ही यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा हुआ है b इक्वल्स टू। तो दोस्तों b तो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, इक्वल्स टू भी वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर परसेंटेज डी वापस। तो पहला परसेंट डी ये हो चुका था, अब ये दूसरा परसेंट डी है। तो दूसरे परसेंट डी की वैल्यू को तलाशा जाएगा कोमा के बाद लिखे हुए दूसरे वेरिएबल के अंदर, यानी कि ये परसेंट डी किसकी जगह को रोकेगा दोस्तों, बी की, और ये वाला परसेंट डी किसकी जगह को रोक रहा था, ए की। तो बी की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 20, जो कि इस परसेंट डी की जगह पर ऐसी की ऐसी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमको नजर आएगा b इक्वल्स टू 20। फिर कोमा वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा है दोस्तों यहाँ पर कोमा के बाद c इक्वल्स टू, तो c इक्वल्स टू प्रिंट हुआ। फिर परसेंटेज डी लिखा हुआ है। अब परसेंटेज डी खुद तो प्रिंट नहीं होगा, पर अपनी जगह पर ये किसी एक इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो कौन होगा वो खुशनसीब इंटीजर यहाँ पर, तो वो है c। तो इस c की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर देगा ये परसेंट डी, जो कि है 30। तो पहले प्रिंटफ का जो आउटपुट है दोस्तों हमको नजर आएगा वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, कोमा b इक्वल्स टू 20, कोमा c इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर 3 परसेंटेज डी थे दोस्तों। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 3 इंटीजर्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो इन 3% डी की जगह पर प्रिंट होंगे। वो तीनों इंटीजर हमको कहाँ पर मिले, तो हमने कोमा के बाद उन तीनों को मेंशन किया था। पहला था a, फिर दूसरा था b, फिर तीसरा था c, और तीनों को हमने सेपरेट किया है कोमा से। तो पहला परसेंट डी कोमा के बाद जस्ट लिखे पहले वेरिएबल के लिए जो कि है a। दूसरा परसेंटेज डी इस कोमा के बाद लिखे हुए दूसरे वेरिएबल के लिए प्लेस होल्डर होगा जो कि है b। और तीसरा परसेंटेज डी इस कोमा के बाद लिखे गए तीसरे वेरिएबल के लिए प्लेस होल्डर होगा। तो इस तरह से a b c की वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर पाएंगे प्रिंटफ के थ्रू। तो इससे हमको आउटपुट मिल गया वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, कोमा b इक्वल्स टू 20, कोमा c इक्वल्स टू 30। अब अगले प्रिंटफ पर नज़र डालते हैं। अगले प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है /n सम इज परसेंटेज डी। अब /n तो हो गया हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर, ये खुद तो प्रिंट नहीं होगा पर इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, ये हमको अगली लाइन में ले आएगा। यहाँ प्रिंट होगा सम इज। फिर लिखा हुआ है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी यानी कि किसी इंटीजर के लिए प्लेस होल्डर। ये परसेंट डी किसी एक इंटीजर के लिए प्लेस होल्डर है। कहाँ है वो इंटीजर, तो वो इंटीजर हमको मिलेगा ये डबल कोट्स बंद होने के बाद इस कोमा के आगे। तो कोमा के आगे जो सबसे पहला इंटीजर होगा वही किसके लिए किसकी जगह पर प्रिंट होगा, तो परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट होगा। हम कोमा के बाद आए, तो दोस्तों हम जैसे ही कोमा के बाद आए तो हमको नज़र आया a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आप इस a प्लस बी प्लस सी को ऐसे नहीं देख सकते कि यहाँ पर 3 इंटीजर लिखे हुए हैं a कोमा b कोमा c, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है और इस पूरे एक्सप्रेशन की एक वैल्यू हमको यहाँ पर निकल कर आएगी। तो इस परसेंट डी का मतलब ये नहीं हो गया दोस्तों कि सिर्फ a प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ a अकेला नहीं है, a प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसा था कि a कोमा b कोमा c था, तो a b और c तीनों अलग अलग वेरिएबल्स थे।
पर यहाँ पर ए बी सी तीनों अलग अलग वेरिएबल नहीं हैं, ये तीनों जुड़ रहे हैं, तो ये तीनों जुड़कर एक ही वैल्यू हमको यहाँ पर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 30, जो कि आ गई 60। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, पूरे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट होगी, जो कि आ रही है 60। फिर वो 60 इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा सम इज 60। तो कुल मिलाकर ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा, और ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अभी दोस्तों हम और एग्जाम्पल इसके बाद अभी बोर्ड पर लेने वाले हैं, और एग्जाम्पल के ज़रिए अभी हम लोग समझेंगे। आप लोग हर एग्जाम्पल को वन बाय वन देखते चलिए और समझते चलिए। तो ये एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने बोर्ड पर लिखा है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम अगर देखें तो सबसे पहले हमने लिखा इंट, फिर लिखा है स्पेस, फिर ए के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज की 2। तो वहाँ इसके जस्ट पिछले वाले एग्जाम्पल पर अगर हम नज़र डालेंगे तो उसमें हमने तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था एक लाइन में, फिर इनिशियलाइज किया था नीचे बाद में आकर। यहाँ पर दोस्तों हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों को एक साथ कर रहे हैं। तीनों वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको वहीं का वहीं हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमने एक बार जिक्र भी किया था पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल लेकर, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस तरह से 3 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, ए बी सी, और तीनों में कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई है। और एक वेरिएबल है डी, जिसको अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसको हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में भी हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। तो अगर डी में हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो क्या ये खाली पड़ा रहेगा या फिर इसमें कुछ और वैल्यू रहेगी? तो दोस्तों कुछ और वैल्यू इसमें पहले से ही पड़ी होती है, उसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। पर अभी हम गार्बेज वैल्यू पर फोकस नहीं करना चाहते। गार्बेज वैल्यू पर हम अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम बस इतना मान लेते हैं कि डी में हमने हमारी तरफ से कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, और ए बी और सी की वैल्यू हो चुकी है 2, 4 और 6। एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो मैं पहले बताना भूल गया था। बात यह है कि जब भी आप सी के अंदर, सी के प्रोग्राम में वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे, जिन जिन भी वेरिएबल्स को आप सी के प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे, तो वो हमेशा ब्लॉक के सबसे बिगिनिंग में ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हमेशा जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जिस भी ब्लॉक में आप डिक्लेयर करेंगे, उस ब्लॉक में सबसे पहले सबसे टॉप पर ही हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। ये सी के अंदर की बात है। अगर आप .cpp एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम को सेव करेंगे टर्बो के कंपाइलर में, तब आप वेरिएबल्स को कहीं भी जहां आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले डिक्लेयर कर सकते हैं। पर अगर आप टर्बो के कंपाइलर में .c से आपके प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं विथ .c एक्सटेंशन, तब आप देखेंगे कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन आपको हमेशा कहाँ करना होता है? ब्लॉक में सबसे टॉप पर। ऐसा तो क्योंकि .c एक्सटेंशन करने से दोस्तों क्या हो जाता है, सी का कंपाइलर काम करेगा, और .cpp एक्सटेंशन जब हम प्रोग्राम का दे देते हैं सेव करते समय, तो C++ का कंपाइलर वहाँ काम करता है। तो C में वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हमेशा ब्लॉक में सबसे टॉप पर होता है। तो यहाँ हमने तीनों वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दिए थे, एक वेरिएबल D भी हमने डिक्लेयर कर दिया था। A B C को तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, पर D को हमने इनिशियलाइज नहीं किया था। अब देखिए ज़रा आगे, CLR SCR स्क्रीन को क्लियर कर ही देगा। अब इस इंस्ट्रक्शन पर हम आते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग देखिएगा दोस्तों, हमने लिखा हुआ है D असाइनमेंट ऑपरेटर A प्लस B प्लस C। तो जब कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के दाईं तरफ जो एक्सप्रेशन होगा, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ ये जो एक्सप्रेशन होगा, पहले ये सॉल्व होगा, पहले ये इवेल्युएट होगा, इसकी एक वैल्यू आएगी,
फिर वो जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट में मौजूद वेरिएबल में असाइन कर दी जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी पहले सोल्व होगा दोस्तों। तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, ये एक्सप्रेशन हमारा इवेल्युएट होगा यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 जो कि आएगा 12। अब ये जो 12 इवेल्युएट होकर आया है, ये जो वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आई है 12, इसको असाइन कर दिया जाएगा इस d के अंदर, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद d की वैल्यू हो जाएगी 12, d की वैल्यू हो जाएगी 12। अब इस प्रिंटफ को हम देखते हैं, ये प्रिंटफ हमें क्या आउटपुट दिखाता है, जरा इस पर हम नज़र डालते हैं। अब इस प्रिंटफ के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर %d लिखा हुआ है, फिर स्लैश है, फिर %d, फिर स्लैश है, फिर %d, फिर स्लैश है, फिर %d। तो यहाँ पर है दोस्तों 4%d। तो 4 इंटीजर्स की जगह को ये रोक कर बैठे हुए हैं। 4 इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो ये वाला %d किसकी जगह को रोक कर रखेगा, तो उसका जवाब हमें मिलेगा इस डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद, इस कोमा के बाद। तो डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ एक कोमा लगाया हुआ है दोस्तों। इस कोमा के जस्ट बाद सबसे पहले है a। तो ये वाला %d, जो पहला %d है वो पहले a की जगह पर रोकेगा, पहले वेरिएबल जो कोमा के बाद लिखा हुआ है उसकी जगह को रोकेगा। फिर ये वाला %d है, तो ये यहाँ पर लिखे हुए दूसरे वेरिएबल के लिए प्लेस होल्डर है। दूसरे नंबर का %d तो दूसरे नंबर का वेरिएबल। तो इस a के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया ये वाला, इस b के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया ये वाला, इस c के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यकीनन होगा ये वाला, और इस d के लिए बेशक ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अब क्या प्रिंट होगा, इस पर भी आइए नज़रें जमा लेते हैं। ये वाला %d a की वैल्यू को प्रिंट करेगा। a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ से प्रिंट हो गया 2। यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों स्लेशन, हमको अगली लाइन में लाकर पटक देगा। तो हम अगली लाइन में आ गए। अब अगली लाइन में हम देखते हैं दूसरा वाला जो %d है ये अपना जलवा बिखेरेगा। तो इस %d के लिए वेरिएबल है b और b की वैल्यू है 4, तो यहाँ छप जाएगा 4। फिर स्लेशन, तो हम अगली लाइन में आएंगे। अगली लाइन में आएंगे तो ये वाला %d c की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो c की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी जो कि है 6। फिर लास्ट वाला %d है जो d का प्लेस होल्डर है, ये d की वैल्यू को प्रिंट करेगा। d की वैल्यू जो कि a प्लस b प्लस c होकर 12 हो गई थी, यहाँ 12 स्टोर हो गया था d के अंदर, तो वो 12 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ये रहा ये 12। तो यहाँ से आई a की वैल्यू 2। फिर हम आए अगली लाइन में, फिर इस %d से ये 4 छपा, फिर इस %d से ये 6, और फिर इस %d से छपा ये 12। तो एक तरह से हम देख सकते हैं इससे ये छप गया था, इस %d से, इससे ये, और इस वाले %d से ये 6 प्रिंट होगा, और इस वाले %d से ये 12 प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम कई सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को एक प्रिंटफ के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, और कई सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हमने अब ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए a और x। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर जिसके बाद CLR स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर printf। अब ये printf क्या प्रिंट करेगा, आइए इस पर निगाहें डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक प्लेस होल्डर है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू की जगह को रोक के रखता है, अपनी जगह पर किसी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है। इंटीजर वैल्यू दोस्तों 2 तरह की हो सकती है, या तो वेरिएबल भी हो सकती है या फिर कांस्टेंट भी हो सकती है। यानी कि %d की जगह पर वेरिएबल भी प्रिंट हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी प्रिंट हो सकता है, और वो कांस्टेंट बशर्ते कैसा होना चाहिए, अपना एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए इस प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा यहाँ पर %d स्लेशन
परसेंटेज डी स्लेश एन परसेंटेज डी, फिर लगाया है कॉमा, फिर लिखा ए कॉमा एक्स कॉमा 25। तो पहला परसेंटेज डी कॉमा के बाद तलाशेगा पहले इंटीजर को जो कि उसको मिला एक वेरिएबल ए। दूसरा परसेंटेज डी कॉमा के बाद तलाशेगा दूसरी वैल्यू को जो कि उसको मिला वेरिएबल एक्स। तीसरा परसेंटेज डी कॉमा के बाद तलाशेगा तीसरे इंटीजर को जो कि मिला है 25। तो दोस्तों ए और एक्स तो वेरिएबल है यहाँ पर और 25 एक कांस्टेंट है। तो इंटीजर वैल्यू वेरिएबल के रूप में भी हो सकती है और कांस्टेंट के रूप में भी हो सकती है। और परसेंट डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये किसी इंटीजर के लिए यहाँ पर हमारे लिए मौजूद है। अब चाहे वो इंटीजर कोई वेरिएबल हो, चाहे वो इंटीजर कोई कांस्टेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अगर हम देखें इस प्रिंटफ से क्या आउटपुट आएगा, अगर हम उस आउटपुट पर नज़र डालें तो हमको देखिए क्या आउटपुट नज़र आएगा। इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होगी ए की वैल्यू जो कि है 3। फिर स्लेशन अगली लाइन में आए, इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होंगी एक्स की वैल्यू जो कि है 10। फिर स्लेशन अगली लाइन में आए, इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होगा 25। ये कांस्टेंट है पर एक इंटीजर कांस्टेंट है और परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ मौजूद है, चाहे फिर वो कोई वेरिएबल हो चाहे तो कोई कांस्टेंट हो। तो यहाँ से 25 की वैल्यू बेशक प्रिंट हो जाएगी अगली लाइन में। फिर हम आते हैं इस प्रिंटफ पर। इस प्रिंटफ के अंदर अगर हम नज़रें डालें तो सबसे पहले आया है स्लेशन। इस स्लेशन की बदौलत हम अगली लाइन में आ जाएंगे। फिर लिखा हुआ है दोस्तों परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी सबसे पहला परसेंटेज डी है और एक लौता परसेंटेज डी है हमारे इस डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो मौजूद है। तो ये परसेंटेज डी कोमा के बाद किसी एक इंटीजर को तलाशेगा। इसने तलाशा और इसकी नज़र में आया ये 500। 500 एक इंटीजर है, एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो ये 500 बेशक इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज डी तो है ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ से प्रिंट होगा दोस्तों 500, यानी कि अगली लाइन में प्रिंट हो गया 500। इस 500 के जस्ट आगे, इस परसेंटेज डी के जस्ट आगे लिखा हुआ है थैंक्स। तो क्योंकि इस परसेंटेज डी की जगह पर तो ये 500 प्रिंट हो गया था और इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है थैंक्स, ये थैंक्स वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आएगा दोस्तों। आप लोगों के सामने ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिएगा और ये जो प्रोग्राम आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इसका आप लोग एक बार आउटपुट फाइंड करने की कोशिश कीजिए। और जब आप लोगों का आउटपुट निकल जाए तो फिर हम यहाँ बोर्ड पर इस प्रोग्राम का आउटपुट लिखेंगे और आप उससे इस आउटपुट को मैच करिएगा। दोस्तों इस तरह के आउटपुट फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ लेक्चर्स में तो लिमिटेड ही देख पाएंगे, पर अगर आपको और ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत हो, यदि आप चाहते हैं कि और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप लोग चाहें तो नीचे जो कमेंट वाला सेक्शन होता है तो वहाँ पर आप लोग आपकी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। तो मैं उस ईमेल आईडी पर आप लोगों को और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस ईमेल पर भेज दूँगा। और यदि उनमें आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप लोग चाहें तो कमेंट्स में भी वो डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर हम चैटिंग के थ्रू भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने ये एक प्रोग्राम है, इसको आप यहीं पॉज करिए और इसका आउटपुट फाइंड करिए। फिर आप वापस से रिज्यूम करिएगा वीडियो को और अपने आउटपुट से जो बोर्ड पर हम लोग आउटपुट लिखेंगे इसको मैच करिएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट। यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर भी किए हैं और इनिशियलाइज किए हैं, x और y। तो x की वैल्यू तो यहाँ हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर printf लिखा हुआ है और इस printf के अंदर लिखा हुआ है हेलो %d जयपुर। तो
सबसे पहले तो हेलो जो है वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर हम इसका आउटपुट लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो हेलो छप जाएगा। फिर है परसेंटेज डी दोस्तों। तो परसेंटेज डी जो है उसकी जगह पर एक इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी और वो इंटीजर हमारा मौजूद है यहाँ कोमा के बाद y। तो परसेंट डी जो है वो प्रिंट करेगा y की वैल्यू को, और y की वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 2। तो प्रिंट हो जाएगा हेलो 2। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जयपुर। तो जयपुर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रिंटएफ है। इस प्रिंटएफ के अंदर /n लगाया हुआ है। तो हम अगली लाइन में आ जाएंगे। अब अगली लाइन में आने के बाद देखते हैं हम यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा हुआ है। तो ये परसेंटेज डी की जगह पर किसी इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि यहाँ कोमा के बाद मौजूद है। हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गए थे, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज डी, ये वाला परसेंटेज डी इस एक्स के लिए काम करेगा, ये वाला परसेंटेज डी इस x प्लस वाई के लिए काम करेगा। तो इस परसेंट डी की जगह पर इस x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और x की वैल्यू है हमारे पास 3। तो अगली लाइन में प्रिंट होगा 3। फिर यहाँ पर /n लगा हुआ है, तो ये x तो इस परसेंट डी से प्रिंट हो गया। अब इस परसेंटेज डी से प्रिंट होगा x प्लस वाई की वैल्यू जो कि अगली लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि इस परसेंट डी और इस परसेंटेज डी के बीच में /n है, इसलिए हम अगली लाइन में आ गए। और अगली लाइन में प्रिंट होगा x प्लस वाई की वैल्यू। पहले x और y दोनों का एडिशन होगा, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 5। फिर हम देखते हैं ये वाला प्रिंट है। तो इस प्रिंटएफ के अंदर /n लगा हुआ है जिससे कि हम अगली लाइन में आ जाएंगे, और फिर लिखा हुआ है थैंक्स। तो थैंक्स एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। थैंक्स के बाद लिखा हुआ है परसेंटेज डी। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये परसेंटेज डी है, ये प्रिंट करेगा इस y की वैल्यू को, क्योंकि जो कोमा के बाद जो पहला वेरिएबल है वही इस परसेंटेज डी के लिए काम करेगा। जो परसेंट डी पहले आएगा वही यहाँ पहला वेरिएबल पाएगा। तो परसेंटेज, इस परसेंटेज डी की जगह पर y की वैल्यू प्रिंट होगी। y की वैल्यू है 2, तो यहाँ प्रिंट हो गया थैंक्स 2। फिर लिखा हुआ है u, तो u एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और परसेंटेज डी यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। तो इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा x प्लस 10 की वैल्यू। तो ये जो पूरा x प्लस 10 है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी इस परसेंटेज डी की जगह पर। तो x प्लस 10 हमारा होगा 30। तो थैंक्स टू यू 30। तो इस प्रिंटएफ से भी हमने देख लिया क्या प्रिंट होगा, इससे भी हम देख चुके हैं, और इस वाले प्रिंटएफ से भी हमने देख लिया। अब ये वाला प्रिंटएफ है। इस प्रिंटएफ के अंदर सबसे पहले /n लगा हुआ है, तो बेशक हम अगली लाइन में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। फिर लगाया हुआ है परसेंटेज डी। तो ये परसेंटेज डी इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि है ये वाला x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 5। तो सबसे पहले प्रिंट होगा 5। फिर लिखा हुआ है पानी पूरी, तो प्रिंट होगा पानी पूरी। हो सकता है आपके मुंह में ये सुनकर पानी भी आया हो, तो यहाँ प्रिंट होगा 5 पानी पूरी। फिर लिखा हुआ है 8, तो 8 ऐसा कैसे प्रिंट होगा। फिर ये वाला जो परसेंटेज डी है ये परसेंट डी काम करेगा इस x के लिए। तो इस x की वैल्यू है हमारे पास 3। तो यहाँ प्रिंट हो गया 5 पानी पूरी। फिर स्पेस, क्योंकि स्पेस तो यहाँ है ही, पानी पूरी और 8 के बीच में स्पेस है यहाँ पर। तो 5 पानी पूरी 8, x की वैल्यू है 3, इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो गया 3 रुपीज़। और गेट ch और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 12 और इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, यहीं इसको हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।